हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का पेपर करेंगे। 2017 का यूपी पीसीएस का पेपर है। ठीक है, ये विभिन्न पीसीएस में मतलब कि ये यूपी का आस्ट क्वेश्चन है, PYQ है, जो आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम अदर स्टेट जैसे BPSC का 72 है, या फिर अदर स्टेट उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब में भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो PCS का होता है या फिर IAS का होता है वो पूछे ही जाते रहते हैं अदर स्टेट में, या फिर उसी स्टेट में रिपीट भी होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2017 का पास्ट मतलब PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जनरल में भी पूछे जाते रहते हैं। जनरल में जैसे BSSC ग्रेजुएट लेवल जो होने वाला है, CGL 4, या फिर शिक्षक भर्ती जो होगा अदर स्टेट, या फिर BPSC के थ्रू जो TRE 4 होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बिल्कुल सही है, सही है, अनुकूल था। और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये भी सही है। ठीक है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये भी सही है। ए और कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। तो अघन्या शब्द किससे संदर्भित है? तो गाय के लिए संदर्भित किया गया है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है गाय के लिए, सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी में मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी में मिलता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो सही है, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, सही है। और पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, तो ये भी सही है। ए और पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पत्तियों में से कौन सा भू राजस्व पत्ती का प्रचलित आधार था? तो वो था हल की संख्या। ठीक है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व पद्धति का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या था। ठीक है, दक्षिण भारत में, दक्कन भारत में, बी आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, जबकि उसी समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी। अकबर के शासनकाल में आईने दहसाला के अतिरिक्त भू राजस्व के अन्य विधियां भी प्रचलित रहीं, जिनमें गल्ला बख्शी या बटाई को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी? किस विदेशी यात्री ने? तो फादर एंटोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो फ्रांसिस्को पेलसार्ट नहीं की थी, निकोलो मनुक्की, फ्रंकवाइश वर्नियर। तो बी आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो गांधार कला किसके शासनकाल में?
तो गांधार कला जो थी वो कुषाण के शासनकाल में, गांधार कला कुषाण के शासनकाल। और जूनागढ़ शिलालेख किसका, तो जूनागढ़ शिलालेख किसका है, तो रुद्रदामन प्रथम का, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का। और गांधार कला कुषाण का है। और मिलिंद पन्हो है मिनांडर का, मिलिंद पन्हो। और तक्षशिला लेख किसका है, तो तक्षशिला लेख पतीक का है, तक्षशिलालेख पतीक का। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह, बी आंसर हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, तो तीर्थंकर और उसका क्या प्रतीक चिन्ह था वो देखना है। तो आदिनाथ का था वृषभ, आदिनाथ का प्रतीक था वृषभ, प्रतिमा लक्षण आदिनाथ का वृषभ। मल्लीनाथ का क्या था, तो मल्लीनाथ का जल कलश था, मल्लीनाथ का जल कलश। और पार्श्वनाथ का था सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प। और संभवनाथ का था अश्व, संभवनाथ का अश्व। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो ए आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। ठीक है, आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सही नहीं है, तो ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, यही सही नहीं है। ये जो बराबर पहाड़ी गुफाएं जो हैं ये 3री सदी ईसवी पूर्व के हैं। ठीक है, 6ठी सदी ईसवी पूर्व के नहीं हैं, ये 3री सदी ईसवी पूर्व के हैं, तो यही गलत हो गया। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, तो ये भी सही है। और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, एक ए बी और सी सही है लेकिन डी सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, सी आंसर हो जाएगा। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सुमेलित इनमें से नहीं है, तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध के समय, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी आंसर हो जाएगा, डी ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये किसने बोला था, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने बोला था, तो लॉर्ड
थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ, कवि व इतिहासकार थे। सन 1834-35 से 35 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि उन्होंने ही तैयार की। लॉर्ड मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो किसने बोला था? तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने बोला था। ठीक है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनमें से ऑप्शन में कोई सही नहीं है। ये जीबी मैकाले है यहाँ पे, लेकिन ये कौन था बोलने वाला? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्रोह और वर्ष। कौन सा विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। सुमेलित नहीं पूछ रहा है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन किसान विद्रोह 1875 में। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। 1763 से 1800 के बीच हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, 1831 से 32 के बीच। तो सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच और कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच। तो बी और सी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है, तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, दो इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर हुई, जिसके अनुसार यूरोपीय व भारतीय ईसाई की सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था जूरी अधिनियम का घोर विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चेनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो उपयुक्त सभी में किए थे। ठीक है, उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। देखिए,
स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। देश बंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से स्वराज पार्टी ने 42 पर जीत हासिल की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में की थी। डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले में ताम्लुक नामक स्थान पर सतीश सावंत द्वारा जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व 1942 से 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में YV चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तो बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार कब? तो 1942 में। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्ण टिप्पणियां की? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के दौरान। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के दौरान। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1929 से 33 के मध्य मेरठ षड्यंत्र मामले में सरकार ने देश भर से कई कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया तथा उन पर विद्रोह का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। किसके दौरान? तो 1929 से 33 के मध्य हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काल क्रमानुसार निर्दिष्ट करना है। ये नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाक्रमों का सही काल क्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था 1919 में। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन तो 1918 में, और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें चंपारण हुआ था 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, और उसके बाद खेड़ा आंदोलन, और उसके बाद रॉलेट एक्ट विरोध। तो 2, 4, 3 और 1 हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन 1918 और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। ध्यान रखेंगे, चंपारण पहले हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, ठीक है, और उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सासाइनी, गंगोत्री, जेमो, सियाचिन। तो सबसे विशालतम हिमनद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सियाचिन सबसे विशालतम हिमनद है, डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम या नेपाल और सासाइनी काराकोरम में स्थित है, ठीक है। सबसे विशालतम हिमनद जो है सियाचिन ग्लेशियर है, ध्यान रखेंगे इसको। अधोलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो इनमें से कौन शीत महासागर धारा नहीं है वो बताना है। तो शीत महासागर धारा इनमें अगु हलास नहीं है, मतलब ये उष्ण महासागर धारा है, मतलब गर्म जलधारा है ये, अगु हलास, ठीक है। बाकी कनारीज, हम्बोल्ट और ओएसियो ये सब शीत महासागर धारा है, कनारीज, हम्बोल्ट और ओएसियो। लेकिन अगु हलास जो है ये उष्ण है, गर्म जलधारा है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत, दर्रा और राज्य। तो इनमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो नाथुला जो है मेघालय में नहीं, नाथुला कहाँ है? आप लोग को पता है कि सिक्किम में है, नाथुला है सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो सी सुमेलित नहीं हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। शिव किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। देखिए बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिससे होकर लहासा जाते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है, जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है अब, ठीक है। ये जोजिला जो है ये अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है, जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। यूरोप की तेल राजधानी किसको बोला जाता है? तो एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी है? तो इजराइल से किस किस की सीमा लगती है? तो लेबनान की, सीरिया की, जॉर्डन की और मिस्र की लगती है। 4 देशों की सीमाएं लगती हैं इजराइल से। यह इजराइल हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहता है, हमेशा चर्चित रहता है। अभी भी मतलब इजराइल और यूएस ने मिलकर के ईरान पे अटैक कर दिया है, तो अभी भी चर्चा में है मिडिल ईस्ट काफ़ी, मतलब पश्चिम एशिया। भारत इसको पश्चिम एशिया बोलता है और उधर यूएस और जो पश्चिम के देश हैं उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, यूएस खास करके, ठीक है। यहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसके वजह से अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के द्वारा ब्लॉक किया गया है, ठीक है। अभी तो कुछ कुछ देशों का जो जहाज है, जैसे इंडिया का, चाइना का, रसिया का, इराक का, ये सब तो आने दे रहा है ईरान के द्वारा, लेकिन जो यूएस, इजराइल, इन सब का जो है कंसाइनमेंट उसको रोका गया है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे इजराइल तो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो लेबनान की, सीरिया की, जॉर्डन की और मिस्र की, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनीनो
एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो इनमें से कोलोराडो जो है सबसे बड़ा पठार है, सी आंसर हो जाएगा। कोलोराडो सबसे बड़ा पठार है, इनमें सी आंसर हो जाएगा। देखिए कोलोराडो का 3,36,698 वर्ग किलोमीटर है, और ये कोलंबिया 2,59,000 वर्ग किलोमीटर, ये 2,331, ये 15,053। तो सबसे ज़्यादा बड़ा है कोलोराडो। ठीक है, उपर्युक्त आधार पर स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार है, जबकि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ध्यान रखेंगे, जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। लेकिन इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कोलोराडो जो है सबसे बड़ा पठार है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो इनमें भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पाराद्वीप है, जबकि विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। जो दिए गए प्रश्न के विकल्प में नहीं है, लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, ये इसमें दिया ही नहीं गया है। सबसे जो गहरा, ये भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पूछ रहा है, जो कि विशाखापट्टनम है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गहरा पाराद्वीप है, अगर ये ऑप्शन के अनुसार पूछता, लेकिन पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम करता है। गोंडवाना क्रम से ही सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है भारत में। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।